वो सवाल ये है कि आप तो चिल्ला काट रहे थे, आपने बयान नहीं दिया, सारी तकलीफ आप बताए इतनी उठाई वहां पर, तो फिर वो कहते हैं ये आपकी गलती है। वो हर वक्त ये जब आते थे कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो और तुम इमरान खान को नहीं जानते। हम इमरान खान को जानते हैं और तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। जिन लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शेख रशीद ने एक तो अपने मुंह पर चपेड़े मारी, वो किस वजह से मारी, और उन्होंने एक दावा के इंकशाफ किया है कि इमरान खान 30 अगस्त तक रिलीज़ हो सकते हैं, यानी वो रिहाई पा सकते हैं और पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल मच सकती है। और शहबाज शरीफ इस सिस्टम से, इस फरसूदा, इस मुर्दा, इस गले सड़े सिस्टम से इनको निकाल कर बैग फेंका जा सकता है, ये शेख रशीद कह रहे हैं। और शेख रशीद कौन है? शेख रशीद वो शख्स है जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने पाला पूसा बड़ा किया, इसके मुंह में फीडर डाला। ये वो अपने जो है वो अल्फाज कह रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये शेख रशीद का इंटरव्यू सुनेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले हम ये इंटरव्यू सुनते फिर इसके बाद में बात करते हैं। वो भी आप ही के साथी थे। मैंने कहा जी दिया होगा, मैं नहीं देखता। क्यों आपने इतना सख्त स्टांस लिया? आपने सोचा कि बस मैंने ये नहीं करना, मतलब बंदा टूट भी जाता है। टूटने से पहले कोई मैं बड़ी गलत काम कर जाना चाहता था। मैं मर भी सकता था। मैं ऐसी बातें भी सोचता था कि अब आपको नहीं मैं बता सकता कि मेरा अज़ारबंद छोटा था। मैंने कोशिश भी की, वो पंखे के साथ लटक नहीं सका और उन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं अल्लाह को जान देनी है, लेकिन मैं इतना सिक था मेंटली कि भाई अगर ये बातें, मैं उस खातून को जानता ही नहीं हूँ, मैंने उस खातून को देखा ही नहीं है। अभी भी ऑन ओथ कहता हूँ मेरी कभी उससे फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। तो फिर मैं आ गया और फिर मुझे पता था कि मैंने पकड़ा जाना है। इलेक्शन के नॉमिनेशन दाखिल किए, वो कैंसिल हुए, हाई कोर्ट में गया, मंजूर हो गए। फिर ये ट्रिब्यूनल में ले गए, मेरे ड्राइवर किससे मिल गए, ये उसको पैसे दिए, उसके भाई को आईबी में रखा और उसने मेरी लोकेशन बता दी। आजकल तो टेलीफोन पे लोकेशन पता लग जाती है। क्वेश्चन इज पीटीआई ने क्यों आपका साथ नहीं दिया? जब आप उनका साथ दे रहे थे तो पीटीआई ने क्यों आपको डिसऑन किया? समझ नहीं आई मुझे कि क्या हुआ और दुख हुआ। लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं कि मुझे टिकट दो। मैंने अपनी तौहीन समझा कि मैं इमरान खान को कहूँ कि मुझे टिकट। लेकिन आपको दुख हुआ? हुआ, ऑफ कोर्स, मैं इंसान हूँ। मेरे दिल में ये बात तो है ना, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं की, ना कोई उसके खिलाफ बात की। बाहर निकल कर भी मैंने उसकी हमायत में बयान दिया। उस वक्त ये सोचा कि चलो अब कर देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला लाइट। मैंने कहा उस वक्त तो नहीं सोचा कि टिकट नहीं दिया तो अब मैं कर देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, टिकट नहीं दिया का तो मुझे देर से पता लगा कि भाई ये हो रहा है। असल में तो पहले वो कियानी साहब थे, कह रहे थे कि वो आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अहद कर लिया था कि मैंने उसको दोस्त कहा है, मैं उस दोस्ती पर दाग ना पड़ने दूं। और मामूली सी बात है, 17 दफ़ा मैं वज़ीर रहा हूँ, एक दफ़ा है मैंने पहले भी मैं आ रहा हूँ इलेक्शन 2, तो एक दफ़ा और हार गया तो कौन सी क़यामत आ गई। जो जीत गए उन्होंने क्या तलवारें चलाई हैं, सारे घोड़े गधे खच्चर बांधे हुए हैं असम्बली में। किसी की मैं जानता ही नहीं। एक मुझसे गलती हुई, पिछले दिन मैं कहीं जा रहा था, अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ करे, तो एक बंदा काफ़ी मेरे करीब आ रहा था। वो उधर बैठा, उधर से उधर बैठा, फिर इधर आया। मैं समझा ये कोई आईबी का बंदा है। तो मैंने कहा तुम आईबी के आदमी हो? उसने कहा जी मैं तो एमएनए हूँ इस वक्त। मैंने कहा माफ़ कर देना, मैं आपको, यानी ऐसे लोग भी आ गए जिनकी टिकट जीत गए। पीटीआई को उस वक्त हवा बनी हुई थी इसलिए जीत गया, हालांकि पीटीआई के पास तो बल्ला भी नहीं था। लेकिन शेख साहब सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी और आपका अलायंस रहता पीटीआई के साथ तो पीटीआई को फ़ायदा नहीं होता? वो बाद में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर के पास गए, आपकी एक पार्टी थी, आप उसको नहीं ऑफर करते कि रिजर्व सीट से जमा करा? बैठा एक रोल अदा कर रहा था लंदन में। अच्छा। क्योंकि मेरे पास बाज़ ऐसी
गलत इतलात थी, मुमकिन है कि उनका ख्याल था, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन इमरान खान की हद तक मैं श्योर था कि इमरान खान को इन बातों का नहीं पता, वो उसको धोखे में रखा जा रहा है। तो आपने बाद में रीच आउट करने की भी कोशिश नहीं की? नहीं। अभी तक नहीं की? करना चाहेंगे? कोई चाहेगा तो देखी जाएगी। मैं तो जब तक मस्जिद में हैया लसला हैया ललफला ना हो, तो मस्जिद में भी आवाज़ अजान की आना चाहिए कि उसके बाद जाते हैं आप। लेकिन आपको लगता है कि एट सम पॉइंट ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसट्रस्ट है, क्या हुआ, क्या है, क्यों नहीं आप पे इत्मीनान? मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है। कान जो लोग भरते शरते थे जाके, ऐसे ही लोग थे वो। लेकिन अब पार्टी का क्या हाल है कि अब देखें ना, इस मुल्क में क्या है, इमरान खान ना हो तो पीपल्स पार्टी ठुस गरक, कोई बंदा ही नहीं है पीछे। फजलुर रहमान ना हो, JUI का कोई बंदा ही नहीं है कि शेरानी को छोड़े उसको। ताहिरुल कादरी ना हो तो कोई उसका बंदा ही नहीं है। नैप में अगर आप देखें, वली खान के बाद दसवान के बाद बेटे का पता नहीं क्या, मैं तो बाजा खान के साथ सियासत करता था, उसका बेटे का नाम नहीं याद जो अब ने। खुदा आपका भला करे कि ये सब एक आदमी की पार्टियां हैं। एक वक्त था कि मुशर्रफ ने बड़ा मजाक किया, हम इकट्ठे थे तीनों। उसने क्या अजीब इत्तफाक है, एक पार्टी लीडर है इमरान खान और अकेली इसकी सीट है, ताहिरुल कादरी साहब की भी अकेली सीट है, और शेख रशीद साहब की भी अकेली सीट है, और तीनों को के लिए मेरी दुआएं हैं। ये उन्होंने कहा ताहिरुल कादरी खफा हुए थे ज़रा थोड़े से उन दिनों। तो ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान की एक सीट थी और वो मसला था। सो अब मैं तो अब कह चुका हूँ कि 30 अगस्त तक मैं खामोश रहूँगा, और 30 अगस्त से पहले कोई सियासत बदल जाएगी इस मुल्क की। ये आपने कहा है, ट्वीट है आपकी मेरे पास। वैसे बाय द वे आपने कहा था मुझे तो ट्वीट्स लेके बैठ गई हैं, आपने उस इंटरव्यू में कहा था। अब नहीं मैं देता, एक दी मैंने उस दिन डॉक्टर कदीर के, क्योंकि डॉक्टर कदीर से मेरा बड़ा तल्लक था, और डॉक्टर कदीर के सारे मामलात जो है इनका ऑफिस मेरे साथ था। आपने बड़ी क्लियर आपने कहा कि मैं इसका क्रेडिट जो है यौम तकबीर पर एटमी धमाकों का क्रेडिट 4 लोगों को देता हूं, जिसमें पहले नंबर पर डॉक्टर कदीर, मरहूम राजा जफरुल हक, शेख रशीद अहमद एंड गौहर अयूब मरहूम शामिल हैं। नवाज शरीफ को नहीं देते क्रेडिट? नहीं देता। कैसे? चलें आज यही पाकिस्तान की मेरे मरने से पहले ये बात चली जाए। राजा जफरुल हक ने जो तकरीर की, मैं सारी, मेरे मुखालिफ हैं वो, मैं सारी ज़िंदगी उनका एहतराम करूँगा मरते दम तक। अगर मैं ज़िंदा हुआ तो सारी कौम को आपके पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ऐसी खूबसूरत तकरीर उसने एटमी धमाके के हक़ में की जो हम तीनों ने भी नहीं की। और थर्ड मैन जो था वो एक मैं था, एक ज़की साहब ने भी की, वो बैठा करते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। तमाम कैबिनेट फौजी धमाकों की मुखालिफ थी, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। ऑल द कैबिनेट, ऑल द कैबिनेट। मुशाहिद सही, ईद उल ज़वाहिरी, मुशाहिद साहब, मुशाहिद हुसैन वाज अ टॉप मुखालिफ ऑफ दिस धमाका एंड एवरीथिंग। मैं मरूंगा, मैं काबे की छत पे गया हूँ, और ये एजाज़ 4 आदमियों को हासिल हुआ जो मैंने प्लान किया और जिसमें मुशर्रफ की मुझे सपोर्ट हासिल थी। टोटल कैबिनेट वाज अगेंस्ट दी कि ये बहुत बड़ा मौका है, हमें इमदाद मिल जाएगी, $5 बिलियन पता नहीं वो देगा, कैंडी दे, क्या नाम था उसका। देन ही टुक मी, फ़ौज की जहाँ रेफरेंस हो रहा था, आई वॉज द ओनली मिनिस्टर जिसको नवाज शरीफ फ़ौजी जर्नल्स और नेवी चीफ्स और एयरफोर्स चीफ की मीटिंग में लेकर गया। मैंने उनको कहा ये इंडिया ने बेवकूफ़ी की है धमाका करके, इस मौके को ज़ाया मत करो, फिर ये आपको मौका कभी नहीं आएगा। उसने कहा तुम डॉक्टर कदीर की बात कर। तो नाज़रीन, ये था शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो आपने मुलाहिज़ा फरमाया, आपने सुना कि जिसमें शेख रशीद ने जो बातें की हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि शेख रशीद, यानी शेख रशीद के अंदर अचानक से ये करंट आ गया। ये करंट कहाँ से आया, ये करंट किसने भरा? तो ये शेख रशीद साहब की बेहतर जो है ना वो इंफॉर्मेशन है, और शेख रशीद साहब जो ना वो कौम से हक़ाइक़ छुपाने की बजाय वो हक़ाइक़ रखे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। अब वो किसके कहने के ऊपर किसको दबाव में लाने के लिए ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। तो इससे कौम जो है वो, क्योंकि ये मरने के करीब तो पहुंच चुके हैं, कौम इनको याद कर सके कि वाकई इस हलाली बंदे ने ये कारनामे सरंजाम दिए थे, और हलाली होने का जो सर्टिफिकेट है
वो अब शेख रशीद को सामने लाना चाहिए और साबित करना चाहिए कि वो एक बड़ा लीडर था या एक बड़े लीडर के साथ चला था। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल कीजिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।